हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में नया लेक्चर लेके आ गए हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने किरचॉफ्स लॉस पढ़े थे, केसीएल और केवीएल, बहुत डिटेल में कराया है। तो पिछला लेक्चर देख के आओ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो केसीएल और केवीएल का यूज़ करके ही समझ में आएगा। तो पिछला लेक्चर देख लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा। और नहीं पता है कहाँ से देखना है तो जस्ट सर्च करो करंट इलेक्ट्रिसिटी 07 या 08, आई गेस 08 है पिछला लेक्चर, करंट इलेक्ट्रिसिटी 08 या किरचॉफ्स लॉस करके डालना और साथ में फिज़िक्स विद शुभम सर लगाना तो मिल जाएगा। क्योंकि चैनल अभी कोई जानता नहीं है तो तुमको यूट्यूब इतना जल्दी रेकमेंड नहीं करेगा, ठीक है। फाइन, आज का जो टॉपिक हमको करना है इट इज़ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो, ये एक स्पेशल तरीके का नेटवर्क होता है रेजिस्टेंसेस का, जिसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है कॉल्ड एज बैलेंसिंग कंडीशन। इसी बैलेंसिंग कंडीशन का यूज़ करके हम बहुत सारे एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे मीटर ब्रिज पढ़ना है अपने को, पोटेंशियोमीटर पढ़ना है अपने को, वगैरह वगैरह। तो ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज के ही एप्लीकेशंस होंगे। मैं तुमको बता दूँ व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेज विच लुक समवॉट लाइक दिस। ये काइट शेप का नेटवर्क होता है। काइट शेप मतलब समझता है ना, पतंग, वही काइट शेप का नेटवर्क होता है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है। ये चार रेजिस्टेंसेस अपने पास हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ बीच में भी होता है। यूजुअली हम इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो यहाँ एक सेंटर में अपने पास गैल्वेनोमीटर है और ये जो पूरा सेटअप है अपना, इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ठीक है। और ये पूरा सेटअप हम बाहर एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस। ये सोर्स हो गया, सपोज़ यहाँ की लगा दिया है और ये कनेक्ट हो गया और ये बन गया मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। देखो, इन रेजिस्टेंसेस का नाम रख लेते हैं। रेजिस्टेंसेस को हम बोलेंगे P, Q, R, S, ठीक है। P, Q एंड R, S, ये चार रेजिस्टेंसेस है अपने। थोड़ा दिखने में अच्छा हो ऐसा बना दूँ, इसलिए मैंने रफ किया। पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। लेट दिस बी पॉइंट A, लेट दिस बी पॉइंट B, लेट दिस बी पॉइंट C एंड लेट दिस बी पॉइंट D, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज़ मैं कंसिडर करता हूँ कि इस बैटरी के वजह से यहाँ से करंट बनता है और यहाँ करंट आता है I, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ मालूम है अपने को ये नेटवर्क कैसा है या ये पार्ट कैसा है, ये जंक्शन है। याद है पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है, ये जंक्शन है क्योंकि यहाँ दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं। तो बेसिकली इस जंक्शन पे करंट डिवाइड होगा। यहाँ करंट गया, सपोज़ इसको मैं बोलता हूँ करंट I1, इसको मैं बोलता हूँ करंट I2, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना करंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ से ये करंट I1 आएगा B पॉइंट पे, यहाँ से करंट I2 आएगा D पॉइंट पे। अब ये जो B और D है ये खुद अपने आप में जंक्शन है एक, तो यहाँ फिर से करंट डिवाइड होगा या हो सकता है ऐड हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे एक बात समझो, ये पॉइंट B पे सपोज करंट I1 आया, तो अगर पॉइंट B का पोटेंशियल पॉइंट D से ज़्यादा है, ध्यान से सुनो, पोटेंशियल का बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमको एक चीज़ पता होना चाहिए, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। याद रखना, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बताने वाली चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको एक दिमाग में चलता रहे कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुम इसको अंडरस्टैंड करो। तो अगर हम पॉइंट B पे आए तो पॉइंट B और पॉइंट D में जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उस तरफ से अगले वाले पॉइंट की तरफ करंट फ्लो करेगा। जैसे B का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो B से D की तरफ करंट फ्लो करेगा, या D वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है तो D से B की तरफ करंट फ्लो करेगा। और अगर B और D का पोटेंशियल सेम है तो कहीं करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब ना तो B से D की तरफ ना तो D से B की तरफ, यानी ये पूरे गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा। तो सारे केसेस जानने ज़रूरी है ना। सपोज कर लेते हैं जैसे B से D के केस में B का पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ I1 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा सपोज I3 और यहाँ आ जाएगा I1 माइनस I3। मैं इसको ब्लू से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मिटाऊंगा अभी, ठीक है।
और फिर यहाँ से जो I2 है ये I1 I3 आके यहाँ I2 ऐड होके फिर यहाँ से एक करंट निकलेगा और ये करंट हो जाएगा I2 प्लस I1 माइनस I3, है ना। ये वाला करंट और ये वाला करंट अब यहाँ ऐड होंगे और यहाँ करंट जाएगा, फिर यहाँ I3 ऐड होके यहाँ फिर से I1 और I2 हो जाएगा, I1 I2 बाहर आके फिर से I हो जाएगा। देखो ना, माइनस I3 प्लस I3 यहाँ ऐड होंगे तो I3 कैंसिल होगा माइनस प्लस से, और फिर अपने पास बचेगा क्या, I2 प्लस I1, और I2 प्लस I1 क्या है एक्चुअल में I ही है। तो जितना करंट इस बैटरी से निकला बैटरी में उतना करंट वापस चला गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये ब्रिज में एक हमको स्पेशल कंडीशन देखनी है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। और वो बैलेंसिंग कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, यानी जिस केस में पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, उसको हम बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन। तो हमको ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन ही पढ़ना है। ये तो तुमको इसलिए बताया कि तुमको पता हो बैलेंसिंग कंडीशन कब आएगा। देखो करंट फ्लो करेगा, दैट इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट, करंट फ्लो करेगा, बस एक फ़र्क ये होगा कि इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, बस इतना फ़र्क होगा। तो देखो क्या होगा, करंट यहाँ से आया I1, यहाँ चला गया I1, यहाँ से आया I2, यहाँ चला गया I2, और फिर फाइनली दोनों ऐड होके I1 प्लस I2। इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं आया, इस वाले ब्रांच में क्या हुआ, कोई करंट नहीं आया। और करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर को हम IG से डिनोट करेंगे। तो IG 0 है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं गया। तो ध्यान से समझो, ये जो कंडीशन हमको मिली है इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन, और ये बैलेंसिंग कंडीशन हमको निकालनी है। हम देखेंगे धीरे धीरे कि ये बैलेंसिंग कंडीशन इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ पे एक्चुअल में डिपेंडेंट है। ये जो हमने 4 रेजिस्टेंसेस लगाए हैं ना, PQ R S, इनकी वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट होता है बैलेंसिंग कंडीशन, और हमको निकालना भी है बैलेंसिंग कंडीशन। देखो व्हेन, ध्यान से समझो, व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं फ्लो करता है, इस टाइम पे ब्रिज को हम बोलते हैं कि बैलेंस्ड हो गया है। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन या इसको बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। हमको बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन निकालनी है, हमको पता करना है कि क्या बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन होता है। ऑफ कोर्स बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन इन रेजिस्टेंसेस का कुछ ऐसा वैल्यू होगा, कुछ ऐसा सेटअप होगा जिसमें IG 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है, या इस व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, एक बात याद रखना, पोटेंशियल एट B इज सेम एज पोटेंशियल एट D। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ये चीज़। B और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो ना तो B से D की तरफ कोई करंट फ्लो करेगा, ना तो D से B की तरफ, ठीक है। चलो अब हमको बैलेंसिंग कंडीशन निकालनी है। सो वी आर गोइंग टू डिराइव और एक्सप्रेशन, वी आर गोइंग टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर बैलेंसिंग कंडीशन। देखो बैलेंसिंग कंडीशन का एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, हम KVL अप्लाई करेंगे। तुमने KVL पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में, तो इसलिए मैंने बोला पिछला लेक्चर तुमको देख के आना पड़ेगा। पहले हम एक लूप ले लेते हैं, ABDA क्लोज लूप। सो इन लूप ABDA, अगर मैं ABDA में KVL अप्लाई करूं तो ABDA लिखने से ही मैंने डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। A से B जाना है, फिर D आना है, फिर A आना है, तो लूप का डायरेक्शन ऑलरेडी क्लॉकवाइज सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो पहले हम जा रहे हैं A से B की तरफ, हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -I1R। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखना पड़ेगा ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, IR, I1 और रेजिस्टेंस कितना है P, तो I1P। यहाँ आएंगे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में से करंट, फिर से हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इस बार गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है, 0, तो +0। फिर यहाँ हम इस बार करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है R, तो I2R दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया KVL का एप्लीकेशन। इस लूप में हमने KVL अप्लाई किया, समझ में आया या नहीं। इसका पहले पोटेंशियल हम लोग लेंगे, पहले इसका पोटेंशियल लेंगे, इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं।
यहाँ कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल ज़ीरो। यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ से देखो कंडीशन क्या मिलता है हमको, मिल जाएगा I1P इज इक्वल्स टू I2R। बोलो हाँ या ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ, चलेगा? है ना, ये I1P प्लस हो जाएगा, उस तरफ जाएगा I2R प्लस है ऑलरेडी, तो I1P इज इक्वल्स टू I2R। सेम वे में ये वाला लूप ले लो BCDB। सो सिमिलरली इन लूप BCDB, B से C की तरफ जाना है, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव यानी -I1Q। इधर करंट के ऑपोजिट चलोगे तो प्लस, करंट है I2, रेजिस्टेंस है S, प्लस इधर कोई करंट नहीं तो ज़ीरो। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है I1Q इज इक्वल्स टू I2S। बोलो ये समझ में आया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आएगी अपने को बैलेंसिंग कंडीशन। देखो जस्ट तुमको 1 से 2 को डिवाइड कर देना, 1 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग 1 बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड करोगे, देखो क्या मिलेगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S। करेक्ट है या नहीं? LHS को LHS से डिवाइड किया, RHS को RHS से डिवाइड किया। ठीक है, गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं। देखो I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, हमको क्या मिलता है, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ये आ गया बैलेंसिंग कंडीशन। ज़रा ध्यान से देखो, P Q R S चारों क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यूज़ हैं। तो जब भी ब्रिज बैलेंस होगा, जब भी तुम्हारा ये ब्रिज बैलेंस होगा, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये याद रखना। जब तक रेजिस्टेंसेस का रेशो ऐसा होगा तभी तक ब्रिज बैलेंस्ड होगा, यानी P अपॉन Q मस्ट बी इक्वल टू R अपॉन S। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, देखो ये R इधर चला जाए, Q इधर चला जाए तो भी तो चलेगा ना। तो P बाई R इज इक्वल्स टू Q बाई S। तो चाहे जिस तरीके से याद रखो, मैं तुमको ट्रिक बता देता हूँ। या तो दोनों ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो शुड बी इक्वल टू दोनों नीचे वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो, ऐसे याद रखो। या फिर लेफ्ट वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो P अपॉन Q शुड बी इक्वल टू Q अपॉन S। दिख रहा है, P अपॉन R, यहाँ R है ना, P अपॉन R शुड बी इक्वल टू Q अपॉन S। यानी लेफ्ट वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो शुड बी इक्वल टू राइट वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो। लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस जो है या लेफ्ट वाले पार्ट में जो है उसका रेशो ले लो इक्वल टू राइट वाले का रेशो। या फिर ऊपर वाले दोनों का रेशो P बाई Q शुड बी इक्वल टू नीचे वाले दोनों का रेशो R बाई S। तो चाहे जैसे भी याद रखो, दोनों सेम है बैलेंसिंग कंडीशन, और ये तुम्हारे ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है। इस केस में ही तुम्हारा ब्रिज बैलेंस होगा, ये बात याद रखना। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो तुमको यहाँ कुछ ना कुछ करंट मिलता रहेगा। अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो करंट ज़ीरो मिलेगा। तो ये देखो ना, हमने जो भी KVL वगैरह अप्लाई किया है उसमें IG को ज़ीरो लेके किया, तभी ये कंडीशन आई। अगर IG नॉन ज़ीरो होता तो ये कंडीशन आने का चांस नहीं है। तो ये बात याद रखना, बैलेंसिंग कंडीशन में ही ये होगा, और बैलेंसिंग कंडीशन में नेसेसरीली गैल्वेनोमीटर से करंट ज़ीरो होगा। इसका स्पेशल यूज़ हम लोग को बहुत करना है। जैसे एक एप्लीकेशन हम इसी लेक्चर में देखेंगे, दैट इज़ मीटर ब्रिज। ओके, ज़रा ध्यान से समझो, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये ब्रिज बैलेंस होता है, सुनो ध्यान से, जब ये ब्रिज बैलेंस है तो इस ब्रिज के इस वाले पार्ट में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो तुम एक काम कर सकते हो, ये गैल्वेनोमीटर हटा के यहाँ बैटरी लगा सकते हो और गैल्वेनोमीटर बाहर लगा सकते हो। यानी इसका बोलने का मीनिंग ये है कि व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड देन गैल्वेनोमीटर एंड द बैटरी कैन बी रिप्लेस्ड विथ ईच अदर और दे कैन स्विच प्लेसेस। तुम सोचो अगर बैटरी यहाँ मैं लाके लगा दूँ तो होगा क्या, ध्यान देना। अगर यहीं मैं बैटरी लाके लगा देता हूँ तो देखो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे हिसाब से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम देख लेते हैं। सपोज जैसे ये बैटरी उठ के आके यहाँ लग गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बैटरी से करंट निकल रहा है I, राइट। तो बैटरी से करंट निकला I दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ चला गया I1, यहाँ चला गया I2, ठीक है। फिर यहाँ I1 आया, यहाँ I1 आया, यहाँ I2 आया, यहाँ I2 आया, फिर दोनों ज्वाइन होके यहाँ करंट चल गया I। अब देखो हमको मालूम है जब तक ब्रिज बैलेंस है तब तक गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो मैंने गैल्वेनोमीटर को उठा के यहाँ पे लगा दिया है। तो गैल्वेनोमीटर में करंट कब आएगा,
जब ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर मैंने इन दोनों के बीच में लगाया है ना। अरे गैल्वेनोमीटर अब मैंने ए और सी के बीच में लगाया, दिख रहा है। जैसे पहले गैल्वेनोमीटर बी और डी के बीच में था, बैटरी ए और सी के बीच में थी। अब उल्टा हो गया है, उल्टा मतलब दोनों ने प्लेसेस स्विच कर लिए। गैल्वेनोमीटर मैंने ए और सी के बीच में लगा दिया है, बैटरी बी और डी के बीच में लगा दी है। तो अब करंट का फिर वही सिचुएशन है, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखो ना, यहाँ पे आके अगर इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं, तो यहाँ कोई करंट का नामो निशान नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ऐसे जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर और बैटरी प्लेसेस स्विच कर सकते हैं। ये तुमको MCQ में पूछ सकता है या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से मैं तुमको इंपॉर्टेंस भी देता हुआ चलूँगा एज पर योर बोर्ड्स का रिक्वायरमेंट। तुम्हारे बोर्ड्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं तुमको यहीं बताते हुए चलूँगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। मैं ये डायग्राम फिर से सही कर दे रहा हूँ जैसा था। यहाँ गैल्वेनोमीटर है अपना, ठीक है, और यहाँ बैटरी है अपनी। मैं ये डायग्राम फिर से सही बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर से करंट आई जा रहा है, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। तो ये सेम सिचुएशन फिर से आ गया, और ये I2 यहाँ नहीं है, ठीक है। बस तो ये फटाफट डायग्राम बनाओ और ये सब कुछ नोट डाउन करो, बैलेंसिंग कंडीशन। यहाँ मैं तुमको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे देता हूँ। व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, battery and galvanometer can be interchanged। इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन निकालने वाला पार्ट तुमको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अच्छे से लिखो और एक एक चीज़ डिटेल में नोट डाउन करो। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, CBSE के लिए भी और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नोट डाउन कर लो। फिर हम मीटर ब्रिज पढ़ते हैं। ओके, चलो नोट डाउन कर लिया था। देखो ये एक अपने पास एग्जाम्पल है, मैं तुमको व्हीटस्टोन का थोड़ा इंपॉर्टेंस समझा दूँ कि बैलेंसिंग ज़रूरी क्यों है। सपोज जैसे ये तुमको एग्जाम्पल दिया, ये लेसेस से बोल दिया ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये तुमको दिखाई पड़ रहा है ना, ये एक व्हीटस्टोन नेटवर्क है। देखो हमेशा व्हीटस्टोन नेटवर्क ऐसा दिखेगा ज़रूरी नहीं है, मैं तुमको एक आध एग्जांपल और भी दूंगा जिसमें व्हीटस्टोन नेटवर्क ऐसा नहीं भी दिख सकता है। जैसे हम मीटर ब्रिज में देखेंगे कि वो व्हीटस्टोन जैसा दिखता नहीं है बट होता व्हीटस्टोन ही है, तो वो भी हमको समझ में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैंने नेटवर्क वैसा ही दिखाया है। अपने पास रेजिस्टेंसेज हैं 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ऐसे करके 5 रेजिस्टेंसेज हैं। सपोज हमको पूछ लिया करंट कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट है ना, ये इस I के बारे में पूछ लिया। या सपोज मैं बोल देता हूँ यहाँ करंट I1 है और यहाँ करंट I2 है, हमको ये करंट पूछ दिया, या बोल दिया ओवरऑल करंट बताओ सर्किट का। तो कैसे बताएंगे? ओवरऑल करंट बताने के लिए हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस चाहिए ना। पहला काम, ओवरऑल करंट बताने के लिए हमको ओवरऑल वोल्टेज अपॉन ओवरऑल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, V/R। V तो मालूम है 10 है, बट R कितना है पूरा इस कॉम्बिनेशन का। तो अगर कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और हमको उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब परेशानी चालू होगी। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ये दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में है ना। देखो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, जैसे तुम पॉइंट समझ लो, ये तुम्हारा पॉइंट A हो गया, ये तुम्हारा पॉइंट B हो गया, ये तुम्हारा पॉइंट C हो गया, एंड सो ऑन। अगर मैं ऐसे देखूं A और ये वाला रेजिस्टेंस, या 2 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं, ठीक है। ये 4 ओम और 6 ओम ये भी सीरीज में लग रहे हैं, बट ज़रा ध्यान से देखो, ये 2 और 4 के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ 5 पैरेलल में है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ये पैरेलल में है, वैसे ही ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ये पैरेलल में है। और पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये जो सर्किट का, वो ना तो सीरीज है ना तो पैरेलल है। हाँ, ये क्या हो गया, ये ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तुम क्या करोगे, तुम इन दोनों का सीरीज सॉल्व करके या इन दोनों का सीरीज सॉल्व करके और इन दोनों का सीरीज सॉल्व करके उनको पैरेलल में सॉल्व कर लोगे, बट फिर ये वाला रेजिस्टेंस प्रॉब्लम देगा। या फिर ये दोनों देखो सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है,
बट इन दोनों का सीरीज सॉल्व करोगे तो ये वाला पैरेलल में रहेगा, तो इसके पैरेलल के साथ इसको कंबाइन करोगे, बट फिर ये रेजिस्टेंस तुमने ऑलरेडी काउंट कर लिया तो इसके साथ नहीं कर सकते तुम। तो प्रॉब्लम ये है कि ये ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट फॉर वन केस व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो हमको चेक करना पड़ेगा वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंसिंग होने पे एक बहुत स्पेशल चीज़ होगी, ज़रा ध्यान देना। देखो मैं चेक कर लेता हूँ, हमको मालूम है बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो मस्ट बी इक्वल टू राइट वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो। तो मेरे हिसाब से तो देखने में दिखाई पड़ रही है 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6। ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है, यानी ब्रिज कैसा हुआ, बैलेंस्ड हुआ। अब ब्रिज बैलेंस होने का स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी ये है कि यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा। समझ में आई बात। और जैसे ही यहाँ करंट नहीं जा रहा है, ये वाला ब्रांच ही कुछ काम का नहीं है। ये स्पेशलिटी है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये वाला ब्रांच किसी काम का ही नहीं है। ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है ना, ये कुछ काम का ही नहीं है। इसको तुम यहाँ से हटा सकते हो। अरे देखा नहीं क्या, गैल्वेनोमीटर को निकाल के यहाँ लगा दिया, इसको उठा के यहाँ लगा दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये वाला रेजिस्टेंस कुछ काम का नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो जब ये बैलेंसिंग कंडीशन आ गया उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसा है, ए इसके साथ में इधर कितना है 2 ओम है, फिर इधर ए के साथ में कितना है ये 4 ओम है, फिर इधर बी से कितना है ये 3 ओम है, फिर इधर ये कितना 6 ओम। बस यही बचा तुम्हारा सर्किट, ये बचा तुम्हारा सर्किट। ज़रा ध्यान से देखो ए और बी के बीच में कौन कौन से रेजिस्टेंसेस हैं। जैसे ये मेरा ए और बी बोल रहा हूँ, ए और सी के बीच में देखो। तो मेरे हिसाब से ए और सी के बीच में देखो, इधर से ए और सी के बीच में ये और ये दोनों हैं। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ये सर्किट को, तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखो ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में और इन दोनों का सीरीज़ पैरेलल में, यानी कुछ ऐसा सिचुएशन है। और ये तो तुमने देखा है, अरे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कर रहे थे वहीं, ये तुम्हारा ओवरऑल सर्किट हो गया। ऐसे समझ में आई बात। ये 2 और 3 तो 2 3, ये 4 और 6 तो 4 और 6। तो अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे आगे तो 2 और 3 का सीरीज़ क्या हो जाएगा 5 और 4 और 6 का सीरीज़ क्या हो जाएगा 10। तो ये आ गया तुम्हारा सिंप्लीफाइड नेटवर्क। अब इसका फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, ये 5 और ये 10। 5 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 वोल्ट है याद रखना। 5 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मैं करूं, अरे बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं। देखो बैलेंसिंग में स्पेशलिटी ये है कि बैलेंसिंग के टाइम पे ये वाले रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, तब अपना सर्किट सिंपल हो जाएगा। वरना दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलो मैं करंट निकालने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं निकालता हूँ साइड में, मेरे पास जगह ही जगह है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ मैं निकालता हूँ करंट 10, पहले ये 5 और 10 का मेरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आई होप तुमको ये सब याद है। 5 और 10 का पैरेलल निकालना है तो 5 × 10 अपॉन 5 + 10, यानी ये कितना हो गया 50 अपॉन 15। इज दैट करेक्ट। 5 से कैंसिल होगा 10/3, तो ये 10/3 ओम्स अपना कॉमन रेजिस्टेंस आ गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर करंट मालूम करना है तो करंट होता है V/R इक्विवेलेंट। V है 10 और ये कितना है 10/3, ये आया 3 एम्पियर का करंट। बात समझ में आई। ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं बैलेंसिंग कंडीशन को। जब तक बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है तब तक कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। जब तक बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है तब तक कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। और एक बार तुमको I मिल गया, तुम I1 और I2 भी निकाल सकते हो। अरे I1 I2 कैसे निकालोगे, ये दोनों पॉइंट में ये पूरा और ये पूरा दोनों कॉमन पोटेंशियल पे है ना 10-10 वोल्ट के। तो इधर 5 है, इधर 10 है, 10 / 5, 2 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है और 1 एम्पियर इधर जा रहा है। टोटल 3 एम्पियर है, उसमें से 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है। बात समझी। तो ऐसे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंसिंग कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स। इज दैट क्लियर। चलो अब एक व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन तुमको मैं बता देता हूँ आज के लेक्चर में, विच इज़ मीटर ब्रिज, जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। ये भी एक मेजरिंग डिवाइस होता है जो अननोन रेजिस्टेंस मेजर करता है। अच्छा ये मीटर ब्रिज, सॉरी ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्पेशल एप्लीकेशन, स्पेशल क्या सिंपल एप्लीकेशन ये है कि जैसे मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेज हैं, देखो ध्यान से, ऐसे ये
4 क्या 5 ही ले लेता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। देखो जैसे ये 1 या ये 2, ये 4, ये 3 और ये x हमको पता नहीं है कितना है। बस हमको एक चीज़ बताया हुआ है कि ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ कोई करंट नहीं है। अब ये कब होता है? जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होता है, ब्रिज जब बैलेंस होता है। और जब ब्रिज बैलेंस होता है हमको मालूम है ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। तो x निकाल सकते हो या नहीं? अरे हाँ निकाल सकते हो ना। यानी 2/4 विल बी इक्वल टू 3/x। तो x क्या हो जाएगा बोलो? 4 इधर 2 इधर, तो 3 × 4/2, 3 2 6 ओम्स। x आ गया 6 ओम्स। ऐसे हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज जब हमको पता हो कि ब्रिज बैलेंस है तब। अब अगर ब्रिज बैलेंस ना हो, अननोन तुमको व्हीटस्टोन नेटवर्क दे दे और फिर अननोन रेजिस्टेंस पूछे, या अनबैलेंस्ड नेटवर्क दे के अननोन रेजिस्टेंस पूछे, तब क्या करना है? तो उस केस में अपने पास एक डिवाइस होता है कि ब्रिज भी बैलेंस नहीं है और अननोन रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज यूज़ ही होता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आता है। तो यहाँ मैं मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं यही लिख दे रहा हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीटर ब्रिज। पहले कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे, फिर वर्किंग पे बात करेंगे। थोड़ा कंस्ट्रक्शन में काफ़ी मूविंग पार्ट्स हैं तो तुमको ध्यान देने का ज़रूरत है। पहले तो इसका नाम समझो, मीटर ब्रिज मतलब क्यों इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है? क्योंकि ये 1 मीटर के लेंथ का होता है। ये एक बड़ा वुडन बोर्ड होता है, ऐसे एक बड़ा वुडन बोर्ड होता है। मैं जगह ले रहा हूँ अच्छे से बनाने के लिए ताकि तुमको क्लियरली एक एक डिटेल समझ में आए। एक बड़ा वुडन बोर्ड होता है जिस पे 1 मीटर लंबा स्केल माउंट किया होता है। ये 1 मीटर स्केल माउंट किया होता है इस पर, लाइक दिस। मैं एक काम करता हूँ, मैं वायर को ब्लैक कलर से बनाता हूँ और स्केल को ब्लू कलर से बना देता हूँ। ये 1 मीटर लंबा वायर होता है। इस वायर के नीचे स्केल माउंटेड होता है, लाइक दिस। मीटर स्केल मालूम है ना, वो पीला वाला स्केल सबने देखा है? वो पीला वाला स्केल आता है ना 1 मीटर लंबा, वही मीटर स्केल यहाँ पे माउंटेड होता है। और यहाँ कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं। जैसे इस एंड पे मैं एक काम करता हूँ, वायर सपोज़ मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ एक मेटालिक स्ट्रिप है। मेटालिक स्ट्रिप मतलब कॉपर स्ट्रिप होती है, लाइक दिस। ये एक टर्मिनल आया मेरा, ध्यान से देखना क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। इसको मैं बोल देता हूँ मेरा पॉइंट ए है, दिस इज़ माई पॉइंट ए, ठीक है? अच्छा, ये जो वायर होता है ना, ये वायर एक स्पेशल तरीके के मटेरियल का होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन। कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन यूज़ करने का फ़ायदा होता है, क्यों होता है वो मैं बताऊंगा, या क्या फ़ायदा होता है वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। इस एंड पे भी एक स्ट्रिप लगी होती है कॉपर की, जस्ट लाइक ऑन दिस एंड ए। यहाँ भी एक कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि ये कंडक्टिंग हो, क्योंकि कॉपर कंडक्टिंग होता है ना, हाँ या ना, ठीक है? और फिर यहाँ बीच में एक कॉपर स्ट्रिप होती है। तो ओवरऑल ये अपने को कुछ सिचुएशन ऐसा मिलता है। यहाँ एक टर्मिनल, यहाँ एक टर्मिनल, यहाँ एक टर्मिनल, यहाँ हम नाम दे देंगे टर्मिनल्स का, ज़रा ध्यान देना। इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट गैप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ लेफ़्ट गैप, और इसको हम बोलते हैं राइट गैप, ठीक है? ये लेफ़्ट में गैप है, ये राइट में गैप है। अब देखो क्या क्या है यहाँ पे। पहले एक वायर है 1 मीटर लंबा, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट दिस बी पॉइंट बी। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है? तो ए बी सी के बीच में क्या क्या है मेरे पास? देखो, ए से सी पहले वायर है 1 मीटर लंबा, ठीक है? ए से बी के बीच में एक लेफ़्ट गैप है, फिर बी से सी के बीच में एक राइट गैप है, ठीक है? ध्यान देना, लेफ़्ट गैप में हम लोग अपना अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अननोन मतलब जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। और राइट में हम लोग अपना रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, जिसमें से हम नोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो, रेजिस्टेंस बॉक्स का फ़ायदा क्या है? इसमें से जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे हमको पता होगा। सबने रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है कि नहीं? अब तक 11th पढ़ा है तो 11th में कभी लैब में गए होगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स तो देखा होगा ना, वो बड़ा एक
एक वुडन वो होता है बॉक्स, अरे ये ऐसे ऐसे वुडन बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं ऐसे, देखा है, एक की निकालो तो इतना रेजिस्टेंस निकला, दूसरा की निकालो तो इतना रेजिस्टेंस निकला, एंड सो ऑन। तो इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए हम लगाते हैं ताकि हम नॉन रेजिस्टेंस यूज़ कर सकें। कभी कभी तुमको ये कंस्ट्रक्शन ऐसा भी दिखाई पड़ेगा, देखो मैं वो भी बना देता हूँ, तुमको कुछ भी अननोन ना दिखाई पड़े, ऐसा रहना चाहिए। यहाँ ऐसे हम लोग रखते हैं, दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। और रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकालते हैं उसको हम आर लेते हैं, और ये इसको हम एक्स लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में तुम्हारे ऐसे ही दिया होगा, ऊपर से बना हुआ। तो ये तुम्हारा एक्स अननोन रेजिस्टेंस हो गया और ये तुम्हारा आर नोन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मैं ये राइट गैप लेफ्ट गैप मिटा दूँ, तुमको समझ में आ गया ना, राइट में राइट गैप है, लेफ्ट में लेफ्ट गैप है, ठीक है। ये जो वायर है इसको हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है। यहाँ एक की कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ एक रियोस्टैट होता है। रियोस्टैट जिसको जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा पढ़ ले कि रियोस्टैट होता क्या है। रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू चेंज द वोल्टेज ऑफ द सर्किट या टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इनडायरेक्टली वोल्टेज चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, तुमको इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज भी चेंज होगा, तुमको मालूम है, एज पर ओम्स लॉ। अरे देखो ना, V इज इक्वल टू आई आर ना, तो R चेंज करते रहो, V अपने आप चेंज होता रहेगा। तो चाहे जैसे तुम याद रखो, हो सकता है वोल्टेज चेंज करने के लिए याद रखो तुम, हो सकता है रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए, ठीक है। यहाँ रियोस्टैट है, ये बैटरी है अपना, कुछ EMF है इसका पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ की है K, और ये अपना रियोस्टैट है। ये पूरा मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से एक चीज़ अभी बचा हुआ है, वो है ये पॉइंट P में जो ये टर्मिनल ओपन है, ये यहाँ हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर और यहाँ से कनेक्ट होती है एक जॉकी जो इस वायर पे अलग अलग जगह पे टैप की जाती है। वायर ब्लैक कलर का है, ध्यान देना, ये वायर है अपना, इस वायर पे अलग अलग जगह पे टैप की जाती है। ये जो तुम्हारा स्केल है इस पे मार्किंग्स होती हैं, ये बात याद रखना। अरे स्केल पे मार्किंग्स नहीं होंगी तो क्या होंगी, कहाँ से ख़रीदा स्केल बिना मार्किंग वाला तो ये स्केल पे मार्किंग्स बनी होती हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अब समझनी है हमको। ये अपना वायर, ध्यान से देखो, मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, AC इज़ कांस्टेंट टन और मैंगनीन वायर। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है। अरे हमको मालूम है ना, रेजिस्टेंस जो होता है R फाइनल या R2 वो होता है R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ये मैंने पढ़ाया है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, याद है। अल्फ़ा अगर छोटा है, इफ़ अल्फ़ा इज़ स्मॉल देन R2 इज़ नियरली इक्वल टू R1। R2 और R1 में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, यानी ऐसे समझ लो कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, बस इतना याद रखो। अरे इसमें बैटरी कनेक्ट किया है हमने, इसका करंट चेंज हो या वोल्टेज चेंज हो तो ओवरऑल इस वायर का रेजिस्टेंस भी तो चेंज होने लगेगा ना। यही तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन था, याद है या नहीं। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन अगर यहाँ आ जाएगा तो सारा एक्सपेरिमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा। अरे ये सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तुम यहाँ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करोगे यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो देखो करना क्या है, ये लेफ्ट गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस X लगाया है, राइट गैप में नोन रेजिस्टेंस R लगाया है, और पॉइंट B से यहाँ पॉइंट D मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेट दिस बी पॉइंट D। पॉइंट D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये जब तक डिफ्लेक्शन देता रहेगा तब तक समझ में आएगा कि B से D में या D से B में करंट फ्लो कर रहा है। पहले ध्यान से समझो हो क्या रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है I, यहाँ आया करंट, इस पॉइंट पे आके A पॉइंट पे आके करंट को डिवाइड होना है। कुछ करंट यहाँ ऊपर चला जाएगा, यहाँ से फ्लो करेगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा। अब देखो इसको मैं तुमको व्हीटस्टोन से कनेक्ट कराता हूँ या व्हीटस्टोन जैसा दिखाता हूँ कि ये व्हीटस्टोन कैसे है। तो कुछ ये करंट यहाँ आएगा, यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ जाएगा कुछ करंट, बचा हुआ करंट यहाँ जाएगा। जैसे व्हीटस्टोन में याद है, ये तुम्हारे दो रेजिस्टेंसेज होते थे ऐसे, यहाँ से बैटरी कनेक्ट होती थी ना, याद है या नहीं।
यहाँ से करंट आता था, ये करंट कुछ यहाँ चला जाता था, कुछ यहाँ चला जाता था। सेम चीज़ यहाँ हो रहा है, कुछ करंट यहाँ चला जा रहा है, कुछ करंट यहाँ चला जा रहा है। अब देखो, एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद करंट यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ से एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करके या इतने वायर को क्रॉस करके करंट यहाँ पे पहुँचेगा। तो अगर B और D में कनेक्शन है, जो हमने गैल्वेनोमीटर और जॉकी से कनेक्शन किया हुआ है, तो B और D में अगर कनेक्शन है तो जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है तब तक मीनिंग ये होगा कि B और D का पोटेंशियल अलग है। यस और नो? देखो ना, यहाँ आता था करंट, ये तुम्हारा पॉइंट B और ये तुम्हारा पॉइंट D, इसलिए मैंने नाम भी सेम ही रखा है। अरे व्हीटस्टोन में भी हमने A B C यही तो नाम रखे थे ना, A से B जा रहा है करंट, फिर यहाँ एक और रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये देखो, B से C के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है तुम्हारा? ये R। समझ में आया? और ये एक और रेजिस्टेंस यहाँ, ये तुम्हारा वायर। तो अगर B से D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है और गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दे रहा है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है B और D का पोटेंशियल अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं मालूम है? ये जॉकी एक स्पेशल तरीके का सेटअप डिवाइस होता है जो पेन की तरह होता है, ऐसे पेन की तरह होगा, शार्प एज वाला। ये मालूम है चाकू, नाइफ मालूम है ना, नाइफ, उसका नाइफ एज होता है, बस इतना याद रखो। अरे जैसे ये है, इसको मैं ऐसे शार्प करके नाइफ एज बना दूँ दोनों तरफ से, ऐसे, ये इसका एज हो गया। अब मैं इसको जहाँ भी टैप करूँगा वहाँ एक कॉन्टैक्ट बनेगा। तो ये जॉकी का नाइफ एज मैं अलग अलग जगह पे टैप करके चेक करता हूँ कि कहाँ मेरे को ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिले। अगर मैं जॉकी रखूँ और मुझे डिफ्लेक्शन कहीं मिल रहा है, इसका मीनिंग ये है कि पॉइंट B और वो जो पॉइंट जहाँ मैंने जॉकी रखा है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे इन दोनों में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना, याद है या नहीं? जब तक इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस रहता था तभी तक करंट फ्लो करता था। जैसे ही इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाता था, करंट फ्लो होना बंद हो जाता था। तो ये जो व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट है वही हम मीटर ब्रिज में अप्लाई करेंगे। हम टैप कर करके ऐसा एक पॉइंट D ढूंढेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। ये मीटर ब्रिज का बेसिक वर्किंग है, ये मीटर ब्रिज का बेसिक वर्किंग है। हम जॉकी को अलग अलग जगह पे टैप करते हैं और चेक करते हैं कहाँ ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, कहाँ ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये मीटर ब्रिज का थियरी है। तो AC तुम्हारा कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन वायर है, फिर A से C के बीच में X है जो कि है तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, और R तुम्हारा रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स या रेजिस्टेंस इन बॉक्स, ठीक है। G तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है। सारे टर्म्स में यहाँ तुमको फैमिलियर करवा देता हूँ, कुछ अननोन नहीं रहना चाहिए। K तुम्हारा की है, ठीक है। RH तुम्हारा रियोस्टैट है, ऑलराइट। और कुछ बोलो, ABCD भी पढ़ा दो ठीक है। तो इतने सारे तुम्हारे टर्म्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए इसमें। अब देखो करंट क्या करता है, करंट यहाँ आता है, करंट यहाँ डिवाइड होता है, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, यहाँ कुछ करंट जा रहा है। हमने अगर जॉकी यहाँ पे रखा है, मतलब हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है कि हाँ, अगर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये वाला करंट जो यहाँ से नीचे आ रहा था, ये वाला करंट जो नीचे से ऊपर जा रहा था, अब नहीं जाएगा कहीं भी, जैसे ही बैलेंसिंग हो जाएगा। तो बैलेंसिंग होगा तो ना तो B से D की तरफ करंट आता है, ना तो D से B की तरफ करंट जाता है। समझ में आया? और फिर ये करंट ऐसे सीधे निकल जाता है। तो देखो ना, यही तो हो रहा था, I1 यहाँ चला जा रहा था, I2 यहाँ चला जा रहा था। तो अगर यहाँ आया और यहाँ पे B और D में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो I2 ना तो यहाँ से ऊपर जाता है, I1 ना तो यहाँ से नीचे आता है। या फिर बोल सकते हो I1 में से कोई वैल्यू यहाँ से नीचे नहीं आती है, I2 में से कोई वैल्यू यहाँ से ऊपर नहीं आती है। तो यहाँ I2 चला जाता है आगे, यहाँ I1 चला जाता है आगे। तो देखो सेम चीज़ होगा, यहाँ से करंट डिवाइड हुआ I1 I2, I1 आया, पॉइंट B कॉन्टैक्ट में है, बट अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो I1 सीधा चला गया। वैसे I2 ऊपर जा रहा है, पॉइंट B और D में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो ये I2 फिर से यहाँ चला गया और फिर यहाँ से वापस I करंट तुम्हारे सेल में आ गया। ये तुम्हारा ओवरऑल वर्किंग है। तो अब बोलोगे सर इसमें 4 रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहे हैं? 2 तो दिखाई पड़ रहे हैं, ये और ये। अरे ये जो वायर है इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस है। तो देखो तुमने जहाँ पे रखा है ना, यहाँ ये पॉइंट पे तुमने रखा है, ये पॉइंट पे तुम्हारा ब्रिज बैलेंस हो गया है। तो इस केस में ये वायर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ये वायर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये जो लेंथ है ना, A से लेके पॉइंट D तक, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ। इसको हम यूजुअली बोलते हैं LX, या सिंपली लेट मी जस्ट कॉल इट L। इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक जो बचेगा
वो हो जाएगा 100 माइनस एल। तुम बोलोगे सर 100 कहाँ से आ गया? अरे ये वायर 1 मीटर का है ना, तो कितने सेंटीमीटर हुए? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर्स में बात चलेगा। ये एल सेंटीमीटर का वायर और 100 माइनस एल सेंटीमीटर का वायर, इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा अपना। अरे रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। हाँ अब समझ में आ रहा है सर। अरे कुछ लेंथ है वायर का तो कुछ रेजिस्टेंस होगा वायर का, राइट? तो इतने लेंथ ऑफ वायर का रेजिस्टेंस कुछ होगा और इतने लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस का इतने लेंथ ऑफ वायर का रेजिस्टेंस कुछ होगा। तो अब देखो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये अपना यहाँ से यहाँ तक अननोन रेजिस्टेंस है, ये अपना यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस ऑफ ए से डी है। देखो ए से डी का रेजिस्टेंस हो गया ना, ये अपना रेजिस्टेंस ऑफ डी से सी है और ये अपना रेजिस्टेंस आर है। तो अगर मैं बैलेंसिंग कंडीशन लगाऊं और व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अच्छा तुमको समझ में आया ना ये कैसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया? इसको आगे चाहिए तो तुम सर्किट कंप्लीट भी कर सकते हो। ये आगे ऐसे जाके कनेक्ट हो जा रहा है, यहाँ तुम्हारा की है, रियोस्टैट है, वगैरह वगैरह जो भी है तुम्हारा, ये ऐसे सर्किट कंप्लीट हो गया। मतलब तुम्हारा ये जो मीटर ब्रिज है ये ओवरऑल एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। समझ में आई बात? बस 1 मीटर लंबा है इसलिए मीटर ब्रिज नाम हो गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज ही, इसको तुम ऐसे खींच दो तो एक रेजिस्टेंस ऊपर, एक रेजिस्टेंस नीचे, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, वापस से तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज मिल गया। तो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, हमको मालूम है ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, यानी x अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ a से d, दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी r अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ d टू c। बोलो बात समझ में आई? अच्छा a से d वाले लेंथ का रेजिस्टेंस अगर तुमको निकालना है तो रेजिस्टेंस ऑफ a से d विल बी रो टाइम्स l ऑफ a टू d। अच्छा a से d तक का लेंथ कितना है? a से d तक का लेंथ हमने l कंसिडर किया है अपॉन एरिया A। वैसे ही रेजिस्टेंस ऑफ D टू C निकालोगे तो ये हो जाएगा रो टाइम्स लेंथ कितना है 100 माइनस एल। D टू C का लेंथ कितना है 100 माइनस एल ना, अपॉन एरिया तो अभी भी वही रहेगा। तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो देखो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x अपॉन रो L बाई A, दिस इज इक्वल्स टू R अपॉन रो 100 माइनस L बाई A। कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एल इधर चला जाएगा तो हमको एक्स मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो ये बैलेंसिंग, एक काम करो नोट डाउन कर लो इतनी चीज़ें, फिर मैं तुमको कॉन्सेप्ट्स लिख के देता हूँ, लिख कर देता हूँ तुमको। ये डायग्राम बनाओ पॉज करके, ये वाला डायग्राम उसका इक्विवेलेंट ये वाला डायग्राम बनाओ और फिर मैं तुमको कॉन्सेप्ट्स लिखा के दे देता हूँ। चलो पॉज करके डायग्राम बना लेना, मैं हट गया हूँ। तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो या अभी बना लो डायग्राम, ठीक है? चलो देखो हमको जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल रहा है पहले मैं वो वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर तुमको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताता हूँ। देखो वर्किंग में तुमको चाहिए तो लिख के भी दे दूंगा या मोस्टली नोट्स तुमको डाला हुआ है तो नोट्स में तुमको वर्किंग पूरा लिखा लिखाया है। ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एक्स बाई एल इज इक्वल्स टू आर बाई 100 माइनस एल। तो यहाँ से x का फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, r टाइम्स l अपॉन 100 माइनस एल। ये तुम यूज़ करते हो मेथड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ये तुमको पता है, r तुम नहीं निकाला हुआ है, ये l और 100 माइनस एल तुम मेजर कर लोगे। अरे मेजर करने के लिए ही ये स्केल यहाँ नीचे लगी है और वो स्केल देखने में अच्छी लग रही है इसलिए नहीं लगी है। ये L और 100 माइनस एल कैसे मेजर करोगे? अरे जहाँ तुमने जॉकी रखा और जहाँ बैलेंसिंग आया उसको तुम देखोगे ना कौन सा पॉइंट है ये लेफ्ट हैंड से, तो ये तुम्हारा L है। तो याद रखना L तुम्हारा लेंथ। अच्छा ये जो पॉइंट D है अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं तुमको लिख के देता हूँ, देखो कुछ चीज़ें, जैसे ये नेमिंग वगैरह लिख लिया है तो मैं तुमको बताता हूँ। बताता क्या, लिख के दे देता हूँ। देखो क्या लिख के ये दे रहा हूँ कि when the jockey is tapped at different points on the wire, at point D the galvanometer
पॉइंट डी पे गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, है ना, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है। हेंस पॉइंट डी को क्या बोलेंगे, पॉइंट डी को हम बोलते हैं नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट। पॉइंट डी इज कॉल्ड नल पॉइंट। नल पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट। ओके, नाउ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, और नाउ द मीटर ब्रिज behaves or works, basically is similar to a balanced Wheatstone bridge. अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हो गया है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का हमको कंडीशन मालूम है, तो इस तरीके से तुम ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर वर्किंग भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और हेंस अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन का मतलब मालूम है ना, ये वाला रेजिस्टेंस हमको पता नहीं था, हमने यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट ये फाइंड किया है। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग डेटा निकालते हैं, तो यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट हमने ये फाइंड किया। ये पूरा एक वुडन बोर्ड होता है, एक पूरा लकड़ी का ऐसे पट्टा होगा, उस पर तुम्हारा ये माउंटेड होगा। कभी जाओगे ना कॉलेज में, कभी क्या, अब तो तुम जब 12th में जाओगे तो पहला चीज़ तुम ये देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बार बार देखोगे, बहुत सारा लगा हुआ है तुम्हारे लैब में, 4-4, 5-5 मीटर ब्रिज लगा होता है, तो ये तुम देखोगे भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गया, इसको तुमको यहाँ तक करने को बोलता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। 4 मार्क के लिए पूछ देता है, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन है ये, तो पूछ देता है, तो तुमको पता होना चाहिए। बोलते बोलते गला सूख जा रहा है, ऐसे लग रहा है रेगिस्तान में रह रहा हूँ गर्मी इतनी पड़ रही है, मौसम बहुत गर्म हो गया है। ओके चलो, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं केल्विन्स मेथड ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का एक और दूसरा मेथड भी है, केल्विन्स मेथड, जिससे हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो केल्विन्स मेथड में क्या करते हैं, दूसरा नया चीज़ यही करते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर को उठा के यहाँ लगा देते हैं। देखो हमको जिसका भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, हम क्या कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं ना। तो केल्विन्स मेथड में हम ये गैल्वेनोमीटर उठा के यहाँ लगा देते हैं, और हम चेक करते हैं कि कौन से पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। फिर यहाँ से डायरेक्टली जॉकी कनेक्ट हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर यहाँ होगा, फिर यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर ना होकर डायरेक्टली जॉकी कनेक्ट होगी, और जॉकी जहाँ जहाँ रखेंगे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे जॉकी ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। जैसे ही जॉकी ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस। अरे जैसे ही जॉकी ज़ीरो डिफ्लेक्शन, सॉरी जैसे ही जॉकी कोई डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, उसका मीनिंग क्या होगा। देखो अगर मैं गैल्वेनोमीटर को उठा के यहाँ लगा दूँ, यहाँ सपोज मेरा गैल्वेनोमीटर लग जाता है लाइक दिस, ये, और यहाँ अब सिर्फ जॉकी है, तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये जॉकी कनेक्ट करने से अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऊपर कोई करंट नहीं आ रहा और यहाँ से नीचे कोई करंट नहीं जा रहा है, ये इसका मीनिंग है। या फिर तुम इसको ऐसे समझो, हम पहले चेक करते हैं गैल्वेनोमीटर, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ये गैल्वेनोमीटर को हटाया और यहाँ गैल्वेनोमीटर ने कुछ ये डिफ्लेक्शन दिया है, हम ये डिफ्लेक्शन को नोट डाउन कर लेते हैं कि चलो इतना डिफ्लेक्शन था। अब हम अलग अलग पॉइंट पे जॉकी को रखते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पे ये डिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा जा रहा है। जहाँ ये डिफ्लेक्शन जितना पहले था उतना वापस आ जाए, वहाँ नल पॉइंट हो जाएगा या बैलेंसिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब वहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो केल्विन्स मेथड परफॉर्म करोगे तो यहाँ सिर्फ जी लिख दोगे तो सब कुछ सेम है, यानी ये हो जाएगा जी अपॉन आर ऑफ ए डी, जी आर अपॉन आर ऑफ डी सी, यहाँ जी अपॉन रो एल बाई ए, आर अपॉन रो एल बाई ए, जी बाई आर इज इक्वल टू आर अपॉन 100 माइनस एल।
G विल बी इक्वल्स टू R टाइम्स L माइनस L अपॉन 100 माइनस L। तो वो केल्विन्स मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। उसका मैं तुमको डायरेक्ट फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, तुम अपने बुक में पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा केल्विन्स मेथड वहाँ पे लिखा हुआ, और बाकायदा डायग्राम भी है। कुछ नया चेंज नहीं हो, कुछ नया चीज़ नहीं आएगा, बस तुम्हारा मैंने बताया ना ये गैल्वेनोमीटर उठ के यहाँ लग जाएगा, ठीक है। सो मैं तुमको एक हेडिंग डाल के दे देता हूँ, केल्विन्स मेथड टू फाइंड गैल्वेनोमीटर्स रेजिस्टेंस। ये नोट डाउन कर लो कॉपी करके नोट डाउन। बोलते बोलते वोकैबुलरी एकदम ख़राब हो जाता है नॉन स्टॉप बोलो तो कुछ भी निकलने लगता है मुंह से इनर्शिया में, ठीक है। जैसे नोट डाउन किया ना, ये देखो मैं तुमको एक लिख के दे देता हूँ। अननोन रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला तुमने देख लिया, फिर वैसे ही केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड in the left gap and the procedure is repeated या null point is found and the null point, sorry balancing point लिखते हैं यहाँ, हम null point नहीं लिखेंगे, and balancing point is found। और जैसे ही बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है फॉर्मूला आता है G इज इक्वल्स टू R टाइम्स L अपॉन 100 माइनस L। तो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, समझा। ये केल्विन्स मेथड है, कुछ नया नहीं हुआ है, कुछ अलग नहीं आया है, बस अननोन रेजिस्टेंस की जगह तुम किसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सब कुछ था मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज का जो एडवांस मेथड है गैल्वेनोमीटर फाइंड करने का या केल्विन्स मेथड, वो भी मैंने बता दिया है। तो कुछ अभी बचा नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोर्ड्स में कभी कभी केल्विन्स मेथड पूछ देता है, ये वाला ना पूछ के केल्विन्स मेथड भी पूछ देता है। जैसे ये तो है मीटर ब्रिज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ये है केल्विन्स मेथड टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो दोनों ही तुमको पता होने चाहिए डिटेल में। तो ये अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कैसे पढ़ोगे, बोर्ड्स का एग्ज़ाम तो ज़रूरी है लिखना। तो हर चीज़ क्या मार्क्स मिलता है तुमको, इतना चीज़ कंपलसरीली होना चाहिए तुम्हारे आंसर में, तभी तुमको मार्क्स मिलेगा। तो ठीक है, आई होप तुमको समझ में आया है सब कुछ डाउट रहेगा ये लेक्चर से तो मुझे बताओ कमेंट्स में, सब समझ में आया तो भी बताओ कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।